रेड बुल पी है तुम सबने, मतलब मुझे ऑनेस्टली इतनी स्वाद नहीं लगती, लेकिन मेरे बहुत से दोस्तों को लगती है। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ तुमने कभी ना कभी टेस्ट तो करी होगी। रेड बुल का स्लोगन अगर तुमने कभी सुना हो या पढ़ा हो तो वो कहता है रेड बुल गिव्स यू विंग्स। तो एक बार की बात है, एक भले मानस से रेड बुल पी, गटक गटक, कहता अरे मेरे पंख तो आए ही नहीं। वो गया कोर्ट में, कहता जज साहब ये कोल्ड ड्रिंक वाले बोलते हैं कि ये पीने से पंख आ जाएंगे, मेरे तो पंख नहीं आए। उसका कहता हाँ भाई क्या बात, पंख तो नहीं आए। अरे यार हमने तो ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में सिंबॉलिकली लिख दिया था, थोड़ा समझो। ना जी मैं तो टूट गया, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, ये मेरे पंख नहीं आए यार, ये कोई बात है, मेरे को मेरे 100 रुपए वापस दो, मेरी रेड बुल खराब होगी। जज कहता है यार बात तो तेरी सियानी है, तेरे पंख नहीं आए, आज तक कितने लोगों ने रेड बुल पी, किसी के पंख नहीं आए, और ये बोलते हैं कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। तो रेड बुल को $13 मिलियन का कंपेंसेशन देना पड़ा, लाइक मोर देन 100 करोड़ रुपीस। और रेड बुल ने एक ऑनलाइन फॉर्म निकाला जहां पे आज तक जिसने भी कभी रेड बुल पी है वो आके बताया कि मैंने रेड बुल पी है, मैंने इतनी रेड बुल पी है, एंड उसको उसका रिफंड मिलेगा। क्या बात है, 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है कंपनी को ये कहने पे कि हमारी कोल्ड ड्रिंक पी के आपके पंख आ जाए। इस केस से हम और कुछ सीखे ना सीखे, हमें ये पता लगा कि जिस भी देश की गवर्नमेंट हो वो कोशिश करती है कि वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके ट्रेडर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की अनस्क्रैपलेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। कहीं किसी कंज्यूमर का कुछ नुकसान ना हो, ट्रेडर मिलकर उनको ठग ना ले, ठीक है, ये बात है। तो चैप्टर शुरू करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तुम्हारे बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर। बोर्ड बूस्टर सीरीज के इस लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाना, आपसे नहीं चलेगा कोई भी बहाना, चला दूंगा। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन है ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन तुम भी। देखो भैया इस पूरे चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट अगर मैं तुम्हारे लिए पहले प्रिपेयर करूं तो दैट इज कि पुराने समय में क्या होता था कि सेलर्स बहुत लिमिटेड है और बायर की टेंशन है यार कि मैं मार्केट में जाऊं, मैं सेलर ढूंढूं, मैं सामान ढूंढूं और जो जैसे मिल रहा है वो लेके गुजारा कर। सेलर कहते हैं जो बनाना बना दे भाई, जो बनाएगा वो बिक जाएगा, कस्टमर को कुछ नहीं पता। आज की डेट में ये ऑपोजिट है, कस्टमर तक सेलर आता है कि सर आप ये खरीदो, आप ये देखो, आप ये खरीदो, आप ये ट्राई करो, मजा आएगा। सेलर एफर्ट मारता है अपना सामान बेचने का और बायर राजा है। आज की डेट में कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। जो मैं बहुत बेसिक बातें बोल रहा हूं ना, इनको तुम लिखोगे तो इसके मार्क्स मिलने वाले। एक स्टेटमेंट थी कैविएट एम्प्टर की, पुरानी अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच व्हिच सेड लेट द बायर बिवेयर। जो खरीद रहा है सोच समझ खरीद, बाद में वापस नहीं होगा, तेरी टेंशन है। आज चलता है कैविएट वेंडिटर, लेट द सेलर बिवेयर। जो बेच रहा है सोच समझ के खरीद, अगर कुछ खराब हुआ ना तो बचेगा नहीं। तो कोपरा 2019 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आई है, वो कहता है यार, वो बहुत कुछ कहता है, मतलब उसके बारे में पूरा चैप्टर है, बात करेंगे। बट वो बेसिकली कहता है कि कंज्यूमर्स को ट्रेडर्स, सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स की किसी भी अनस्क्रैपलेस, अनफेयर, एडल्ट्रेटेड ट्रेड प्रैक्टिस से बचाना हमारा काम है। एंड लॉ सेटअप किया गया है कि देश में जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, वो सेफ रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके अंदर हमारे कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए गए हैं, कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कंज्यूमर को कुछ रिलीफ्स भी मिलते हैं यार कि अगर तुम्हारे साथ कुछ नुकसान हुआ तो तू ये ले रिलीफ। एंड एक जुडिशियल मशीनरी सेटअप की गई है इस पूरी चीज के लिए कि कैसे तुम्हें अपना केस लड़ना है। एक मजे की बात है कि अगर तुम एक वकील नहीं हो तो तुम अपना नॉर्मल केस नहीं लड़ सकते, यू नीड टू हायर अ लॉयर। लेकिन अगर तुम एक वकील नहीं हो तो तुम कंज्यूमर कोर्ट में अपना खुद का केस लड़ सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट अलग से कोर्ट है जहां पे केसेस होते हैं और सिर्फ कंज्यूमर रिलेटेड केसेस सॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड वहां पे तुम इवन विदाउट एलएलबी डिग्री तुम अपना केस लड़ सकते हो, ठीक है। अभी बहुत बेसिक सी बात हो गई। नाउ लेट्स जंप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ दिस चैप्टर, इंटरेस्टिंग एरिया, कुछ भी कह लो। 6 मेजर राइट्स गिवन टू अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर को 6 राइट्स दिए गए हैं कि यार ये तेरे हक है, इन हक के लिए तू लड़, कैसे मर्जी कर, कुछ मर्जी कर। नंबर 1 इज राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी बोलता है यार कि भाई तेरे पास पूरा हक है सेफ होने का। रेड बुल की एग्जांपल लेके चलेंगे, इसके अलावा मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा, बट मेजर एग्जांपल रेड बुल का लेते हैं अपन, सेंट्रल कोड, ठीक है। रेड बुल पी के अगर किसी को कुछ दिक्कत होती है, कुछ बीमारी होती है या उसके कुछ फूड पॉइजनिंग हो जाती है, एनीथिंग जो उसकी बॉडी को हार्म कर रहा है और वो प्रूव हो जाता है कि भाई ये रेड बुल की वजह से हुई है और किस चीज की वजह से नहीं हुई, तो एक कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर सकता है कि भाई ये जो रेड बुल है दिस इज नॉट सेफ फॉर द कंजम्पशन ऑफ अ नॉर्मल कस्टमर। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है दैट शुड बी सेफ।
सेफ वर्ड का बस ये मतलब है कि जो उसका यूज है वो यूज हो एंड उससे कोई भी हाजार्डस एक्टिविटी ना हो, जो यूजर है उसकी जान को कोई खतरा ना हो। एक तुम प्रेस लेते हो, प्रेस के ऊपर यू मस्ट हैव सीन दैट ISI का लोगो। ISI का जो लोगो है वो सर्टिफाई कर देता है कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, ये कुछ टेस्ट से गो थ्रू हुआ है एंड दिस इज टोटली सेफ। अगर एक लोकल बंदा प्रेस, मिर्जापुर देखिए ना, कट्टा चलाते हैं वो हाथ में फट जाता है, लेकिन एक नॉर्मल वेल मैन्युफैक्चर्ड गन जो अच्छे खासे ब्रांड की है उस पर एक लेबल होगा टू सर्टिफाई कि भाई ये अच्छे से बनी है, सारे टेस्ट वेस्ट पास किए एंड ये सेफ टू यूज है। अब गन सेफ टू यूज कैसे, वो तो किसी की जान ही नहीं की, लेकिन जो चला रहा है, जो यूजर है, फर्स्ट यूजर ऑफ द गन, उसके लिए सेफ है। कल को मार के फांसी हो जाए वो अलग केस है, बट जो प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो, एक गीजर है, एक इलेक्ट्रिकल प्रेस है या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसके ऊपर इंडिया में ISI का मार्क होगा विच सर्टिफाइज कि इसको हमने टेस्ट किया है एंड ये कंपनी जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना रही है ये अच्छी है, इसकी टेंशन ना लो, ये सेफ टू यूज है। राइट टू सेफ्टी बोलता है कि कंज्यूमर के पास पूरा पूरा हक है एक प्रोडक्ट से सेफ होने का, उस प्रोडक्ट से उसको कोई नुकसान ना, ठीक है, एज सिंपल। सेकंड राइट इज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब देखो यार, अगर मैं मान लो ये खरीदने गया, ये मेरा हेडफोन खरीदने गया, ठीक है, एंड ये एक वायर्ड हेडफोन है, ये ब्लूटूथ हेडफोन नहीं है, गेमिंग हेडफोन है। मैं जब खरीदने गया तो मुझे बताया गया कि यार ये हेडफोन 1000 रुपए का है एंड ये बहुत अच्छी आवाज देता है। ठीक है भैया, मैंने ले लिया, इस पे ISI का मार्क भी है, मैं सेफ भी हूँ, ये हेडफोन ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, मैं सेफ हूँ, ठीक है, कूल, एवरीथिंग इज फाइन। मैंने ये हेडफोन परचेज कर लिया। मुझे बाद में यूज करते हुए पता लगता है कि इस हेडफोन को वायर्ड हेडफोन होने के बावजूद चार्ज करना पड़ेगा। ये एक्चुअल कुछ नहीं है, मैं ऐसे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि मुझे पहले पता ही नहीं था यार ये चार्ज भी होता है और उसका चार्जर तो आया नहीं, तो मेरे साथ तो स्कैम हुआ ना। एक कंज्यूमर के पास पूरा पूरा हक है प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानने का। तो एक कंपनी की, एक मैन्युफैक्चरर की, एक सेलर की, एक ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कंज्यूमर को वेल इन्फॉर्म्ड रखें। एंड एक कंज्यूमर भी कुछ भी पूछ सकता है खरीदने से पहले, उसको आप मना नहीं कर सकते, नहीं आप ये बात जान नहीं सकते। कंज्यूमर एक प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान सकता है। तुम कुछ भी रेड बुल पे आ जाते हैं वापस, रेड बुल के पीछे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि इसको बनाने में क्या क्या लगा, इसमें क्या क्या कैलोरी वैल्यू है, इसके अंदर कितना फैट मिलेगा, कितना इसके अंदर एसिड है, कितना इसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर है, जो भी जैसे भी है, मतलब रेशियो ग्राम्स में, परसेंटेज में, एंड अलॉन्ग विद दैट इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हुआ है, इसका बेस्ट बिफोर कितना है, कितने महीने से बाद ये खराब हो जाएगा, इसको स्टोर कैसे करना है, हर तरह की इंफॉर्मेशन वो अपने लेवल पे तुम्हें देते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म बेसिकली स्टेट्स की कंज्यूमर के पास पूरा पूरा हक है एक प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानने का, एंड तुम उसको मना नहीं कर सकते अगर वो कुछ पूछे। एज सिंपल एज दैट। जो भी एग्जांपल हो, जहां भी किसी प्रोडक्ट का MRP, उसका लेबल, उसके बारे में कुछ भी डिस्कस किया जा रहा है ना, वो राइट टू बी इन्फॉर्म के अंदर कवर होता है, बिल्कुल बेसिक। अब इसके अंदर ये मत कंफ्यूज होना कि मेरी टेंशन है ये पूछना कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। उनकी टेंशन है प्रोडक्ट के ऊपर ये मेंशन करना कि इस प्रोडक्ट के बारे में ये जरूरी जानकारी तुम्हें पता होनी चाहिए। इस हेडफोन के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि ये चार्ज होगा, ठीक है, ये जरूरी है, ये उनका बताना फर्ज बनता है, बिकॉज इट इज अ कॉमन परसेप्शन कि वायर्ड हेडफोन्स चार्ज नहीं होते, लेकिन उनको बताना पड़ेगा। अगर वायरलेस होता तो उनको नहीं बताना पड़ता। वीक एग्जांपल था, बट मैंने जानबूझ के लिया कि जो नॉर्मल चीज है ना, जो बताने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो एक टॉफी है और उसको कहा जाए कि इसको खाना ही है आपने, इसको नाक में नहीं डालना, ये बताने की बात नहीं है ना, इट इज ऑब्वियस। बट उस टॉफी के साथ ये जरूर बताना है कि ये इस दिन एक्सपायर हो जाएगी, इसका वेट कितना है एंड इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज है, कैलोरिक वैल्यूज, और किस किस परसेंटेज में, किस किस रेशियो में, वो बताना जरूरी है। मूविंग नेक्स्ट, वी हैव राइट टू चूज। एक कंज्यूमर के पास पूरा पूरा हक है कि मैं इन सब में से ये चुनूंगा। मैं सारी अलग अलग एनर्जी ड्रिंक्स बीट, रेड बुल बीट, स्टिंग बीट, हेल या कोई भी, मैं रेड बुल चुनूंगा, ये मेरी मर्जी, मेरा हक, मुझे कोई धक्का नहीं कर सकता। नोबडी कैन फोर्स मी। मैं अगर स्टोर में घुसा तो ऐसा नहीं है कि मुझे घुसते ही मेरे गले पे चाकू रख के मेरे मुंह में स्टिंग डाल दी कि अब यही पी, इसी के पैसे दे, रेड बुल नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैं एक कंज्यूमर हूं एंड जब मुझे परचेज करना है तो वो मेरा डिसीजन है कि मैं क्या परचेज करूंगा, ठीक है। यू कैन नॉट फोर्स मी, ये कहता है राइट टू चूज। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, बहुत ईजी, ठीक है। अब जनरली इसका केस स्टडी थी मेरे को याद आ रही है। एक शॉप है, वहां पे एक शर्ट की इमेज लगा दी है डिस्प्ले पिक्चर में, ठीक है, वो लगा दी है एंड उसके अंदर साइजेस वगैरह अवेलेबल है। एंड जब तुम जाकर कहते हो क्या मुझे ये चाहिए, वो कहता नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? मैं नहीं दूंगा, मेरी मर्जी, मेरी दुकान, मैं नहीं बेच रहा, अगर लेनी है तो ये वाली ले जाओ। तो यहाँ तुम्हारा राइट टू चूज वायलेट हो रहा है। अब वो कहता है स्टॉक में नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते, उसने झूठ बोला होगा, आप पता स्टॉक में नहीं है, डिफरेंट केस। बट केस स्टडी की जब बात है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल की बात है, तुम्हें सिखाने की बात है, तो एक शॉपकीपर तुम्हें कोई प्रोडक्ट बेचने से मना नहीं कर सकता कि तू ये वाला खरीद, ये मत खरीद। मेरे को ये पसंद है, मेरी मर्जी, आई हैव द राइट टू चूज, तो मैं खरीदूंगा, ठीक है, तू नहीं रोक सकता मुझे।
इसके बाद आता है राइट टू बी एजुकेटेड। तुम्हारे पास पूरा पूरा हक है कि तुम सारे कंज्यूमर राइट्स जानो। आगे हम आएंगे एक सेक्शन पे, एनजीओज का सेक्शन है इस चैप्टर में, कि एनजीओज किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस पूरे कोपरा 2019 में, कैसे कैसे इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो राइट टू बी एजुकेटेड बस ये कहता है कि हर कंज्यूमर को पूरा पूरा हक है अपने बाकी के 5 राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलीफ्स के बारे में जानने का। तुम उसको इस इंफॉर्मेशन से वंचित नहीं रख सकते, ठीक है, समझ जाओ। 2 राइट्स रहते हैं हमने देखा भैया, इन्फॉर्म्ड हो गया, सेफ्टी हो गया, चूज हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया। अब 2 राइट्स रहते हैं, बहुत सिमिलर हैं, ध्यान से सुनना। राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक रेड्रेसल। राइट टू बी हर्ड बोलता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम्हारी सुनवाई होनी चाहिए। देश में ऐसी अथॉरिटीज हैं जो तुम्हारी बात सुनेंगी, ये कहता है राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक रेड्रेसल कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो तुम्हें कुछ रिलीफ मिलना चाहिए एंड तुम्हें बदले में कुछ कंपेंसेशन मिलना चाहिए। बहुत क्लोज है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर एक केस स्टडी के अंदर कहा गया कि यार मैंने ये एचपी का हेडफोन परचेज किया, मुझे अच्छा पसंद नहीं आया, मैं एचपी के कस्टमर केयर में फोन करूंगा और मेरी बात सुनी गई, उन्होंने मेरा इश्यू रिजॉल्व कर दिया, दैट इज राइट टू बी हर्ड। आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट टू बी हर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड था एंड मेरी सुनवाई हुई। अब चाहे वो कंपनी ने की, चाहे वो देश की कोर्ट ने की, वो मेरी सुनवाई हुई, मेरी शिकायत सुनी गई और उसका समाधान हुआ, वो होता है राइट टू बी हर्ड। लेकिन अगर इसी पॉइंट पे उन्होंने नहीं सुनी, मतलब जब जनरली बात आ गई कि कोई भी सुन रहा है वो राइट टू बी हर्ड है, लेकिन अगर कोर्ट में बात चली गई है एंड वहां से मुझे कुछ क्लेम मिल रहा है, कुछ कंपेंसेशन मिल रहा है, किसी भी तरह का कोई रिलीफ मिल रहा है, वहां पे आ जाता है राइट टू सीक रेड्रेसल, कि मेरा पूरा पूरा हक है, मैं इसका रेड्रेसल देखूं, इसका रेड्रेसल लूं, इसकी कंपेंसेशन निकालूं कंपनी से, कंपनी में पूरी भड़ास निकालूं, अपना केस लड़ूं एंड कोर्ट में कंपनी को गलत साबित करके इसके बदले पैसे लड़ूं। जो वो भला मानस था जिसने रेडबुल से $13 मिलियन निकलवा लिए, चाहे वो उसकी जेब में नहीं गए, पर रेडबुल के तो लग गए ना 100 करोड़ रुपए एक बेवकूफ सी गलती के पीछे। अब रेडबुल का स्लोगन क्या है? रेडबुल गिव्स यू विंग्स, WIINGS। अब कोई ये वो पंख नहीं है भाई, वो पंख होता है WINGS। हमने तो ऐसे ही अपना कोई मस्त सा वर्ड रख दिया WIINGS, कर लो केस, कुछ नहीं कर सकते आप, एंड इस पे कोई ध्यान भी नहीं देता। रेडबुल गिव्स यू विंग्स तो विंग्स, अब कोई केस नहीं कर सकता, बस ये बात है। तो राइट टू बी हर्ड होता है कि तुम्हारी सुनवाई होगी, राइट टू सीक रेड्रेसल होता है कि तुम्हें उसके बदले में क्लेम मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगी। जिस केस स्टडी में बात चल रही है, ध्यान से देखना, बात चल रही है कंज्यूमर डिससैटिस्फाइड, केस कर दिया, केस स्टडी खत्म, वहां पे राइट टू बी हर्ड। केस किया ताकि मुझे क्लेम मिले, केस स्टडी खत्म, अभी तक क्लेम मिला नहीं है लेकिन केस किया ताकि मुझे क्लेम मिले, ये चीज मेंशन्ड है एक्सप्लिसिटली, तो राइट टू सीक रेड्रेसल, क्योंकि वो अपना राइट टू सीक रेड्रेसल यूज कर रहा है कि मुझे रेड्रेसल मिले, ठीक है, इतने सिंपल। ये हो गए हमारे 6 राइट्स भी खत्म, बहुत इजी था। मूविंग हेड टू आवर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंज्यूमर की, कुछ रिलीफ्स मिल सकते हैं, उन पे नजर मारते हैं जरा। एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड पे जाने से पहले मेरी छोटी सी बात सुनो। हमने पूरी बिजनेस स्टडीज कर दी, हमने सारा सिलेबस कर दिया ऑलमोस्ट यार। तो अगर तुम्हें इस सब चीज में, मेरे पढ़ाने के तरीके में, मेरे एग्जांपल्स में, मेरे कॉन्टेक्स्ट में, या मुझ में, या सिलेबस में किसी में भी कुछ भी पसंद आया ना, तो एक बार जाके एडी कैप्टन का फ्लैगशिप कोर्स जरूर चेक करना, और इन डेप्थ वीडियोस, लाइव क्लासेस, डाउट सपोर्ट अलॉन्ग विद दैट केस स्टडी की प्रैक्टिस, कीवर्ड में अच्छे से उसकी ऑटोप्सी कर देंगे, मतलब मजा आ जाएगा, जाके चेक जरूर करना, अच्छी बात है। नाउ मूविंग टू आवर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। हाँ जी भैया, राइट्स तो हमने सारे देख लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की गवर्नमेंट के अनुसार एक कंज्यूमर के कुछ हक हैं जिनको यूज करके वो पूरा फायदा उठा सकता है, बट अलॉन्ग विद दैट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो ध्यान रखना है इसका। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंज्यूमर को वेल अवेयर होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में और उसके कंपटीशन के बारे में जो वो परचेज करने जा रहा है, ताकि वो एक अच्छा खासा डिसीजन ले सके, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ना ले पाए, वो जल्दबाजी में डिसीजन ना ले पाए, वो वेल अवेयर हो उस सब चीजों के बारे में। अगर मैं एक वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहा हूं तो मुझे उस वॉशिंग मशीन का, मेरे रिक्वायरमेंट्स का और कॉम्पिटेंट वॉशिंग मशीन्स का और एवरेज प्राइस रेंज का पता होना चाहिए, मैं अपनी रिसर्च करके जाऊं, ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अलॉन्ग विद दैट सेकंड आती है स्टैंडर्डाइज्ड। एक कंज्यूमर सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही खरीदे, जैसे कि ISI इज द मार्क टू स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ठीक है। ISI मार्क मतलब वो सेफ टू यूज है। हॉल मार्क, एग मार्क, FSSAI फूड आइटम्स पे होता है। तो जिन जिन आइटम्स पे ये मार्क है उन्हीं आइटम्स को आप कंसीडर करो, ठीक है। इको मार्क होता है कि ये आइटम इको फ्रेंडली है। आप इन मार्क्स के बारे में अवेयर रहो एंड आप सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स खरीदो जिनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ने ये मार्क दे रखा है कि हाँ दिस गुड इज स्टैंडर्डाइज्ड। आप ऐसे कुछ भी मत खरीदो। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जब भी कुछ भी खरीदो आस्क फॉर अ कैश मेमो, एक बिल मांगो कि यस आई हैव परचेज्ड दिस एंड इसका कुछ मुझे प्रूफ दो। चौथा है कि सिर्फ लीगल गुड्स खरीदो, इलीगल गुड्स मत खरीदो। पांचवा है कि एक फेयर डील पे इंसिस्ट करो, अ कंज्यूमर मस्ट इंसिस्ट फॉर अ फेयर डील। समझ गए, मतलब नेगोशिएट करो, बार्गेन करो, कुछ मर्जी करो, लेकिन तुम्हें वो डील फेयर लगनी चाहिए। तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम खुद के लिए एक फेयर डील लेके निकलो। ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल परचेजिंग गुड्स।
तीन और है रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो उसके और उसके रिस्क के बारे में अवेयर रहो। मैं कुछ भी यूज कर रहा हूं तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस गुड से रिलेटेड क्या क्या रिस्क है मुझे उसके बारे में पता हो, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं इस गुड से सेटिस्फाइड नहीं हूं या मेरा इस गुड से कोई नुकसान हुआ है तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि मैं उसके अगेंस्ट केस करूं, मैं उसके अगेंस्ट आवाज उठाऊं, मैं अपना राइट टू बी हर्ड यूज करूं। माई थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि मैं गुड्स को यूज करते टाइम ये बहुत ध्यान रखूं कि मैं एनवायरमेंट को जितना हो सके कम नुकसान पहुंचाऊं, मैं जितना हो सके वो आर वाली प्रिंसिपल फॉलो कर पाऊं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3 Rs को अच्छे से फॉलो करूं, एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाऊं। ये है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मूविंग अहेड, अब इन केस तुम अगर सेटिस्फाइड नहीं थे, तुमने केस किया, तो तुम्हें क्या क्या रिलीफ्स मिल सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं कि मैंने एक मैगी का पैकेट खरीदा, ठीक है। मैगी बहुत बड़ी कंपनी है और उस मैगी के पैकेट में निकला है छिपकली, ठीक है। तो क्या हो सकता है? रिलीफ्स अवेलेबल, रिमूव डिफेक्ट, ये तो हो नहीं सकता। ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती एंड उसके अंदर कुछ खराबी होती, मैं केस करता तो कंपनी आ गए हम आपका डिफेक्ट हटा देते हैं। पहला रिलीफ आपके पास पॉसिबल है। दूसरा इज रिप्लेस प्रोडक्ट, मैगी कह देगी आप एक काम करो, ये छिपकली वाली मैगी हमें दे दो, एक नई मैगी ले लो फ्री में, चल कोई दिक्कत नहीं, मजा नहीं आया इसमें भी। तीसरा है रिफंड, आपने कितने रुपए लगाया, 40 रुपए, 50 रुपए, ये पकड़ो 50 रुपए, चुप रहो, ठीक है। मैगी कंपनी ये कह सकती है, इसमें मजा नहीं आया भाई, छिपकली ये छोटी बात थोड़ी है। चौथा कंपेंसेट, कि एक कस्टमर अपना बिल बना के दे कि मैं इतने लाख की कंपेंसेशन मांग रहा हूं, मेरा इससे इतना नुकसान हुआ है एंड आई कैन प्रूव दैट और मुझे इसका कंपेंसेशन चाहिए। पांचवा इज कोर्ट मैगी को ऑर्डर करता कि आज के बाद मैगी बिकेगी नहीं मार्केट में, नॉट टू ऑफर सच गुड्स। अगला बिकेगी नहीं का मतलब है कि और नहीं बिकेगी। अगला है इससे भी एक्सट्रीम कि विड्रॉ सच गुड्स, मार्केट में भी जितनी भी मैगी है सब वापस मंगा लो, वो भी नहीं बिकेगी। अगला है सीज मैन्युफैक्चरिंग, तुम्हारी कंपनी में इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करो और बन ही नहीं सकता। उससे अगला है करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, ये एक ऑर्डर में नहीं है बट जस्ट एक कहानी बनाने के लिए बिल्ड हो गया कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि कंज्यूमर जाके केस करता है तो दीज आर सम ऑफ द रिलीफ्स जो एक कंज्यूमर को मिल सकते हैं कोर्ट के थ्रू, ठीक है। बहुत बेसिक सी बहुत सिंपल सी चीज है, समझ गए हो तुम। तो ये जो रिलीफ्स है हम समझ गए हैं कि करेक्टिव एडवर्टीजमेंट इशू कर देगी वो कंपनी की, हाँ मुझसे ये गलती हुई है एंड मैंने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया या मेरी से ये दिक्कत हुई है, आगे से नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगा, वही सब चीजें XYZ बेसिक। अब आती है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है 6 राइट्स एंड ये एनजीओ वाला सेक्शन। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोगों का ग्रुप होता है, वो कम्युनिटी होती है जहां गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जीरो होती है एंड उस पर कोई टैक्स वैक्स भी नहीं होता, वो काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो एनजीओज में ही एक होते हैं कंज्यूमर एनजीओज व्हिच आर मेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रपलस ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो एनजीओ ये करते क्या? ये बेसिकली वर्कशॉप और सेमिनार्स रखते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, ये जर्नल्स और मैगजीन्स पब्लिश करते हैं लोगों को उनके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलीफ के बारे में एजुकेट करने के लिए। इनका पूरा पर्पस है कि कंज्यूमर के साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, ये कंज्यूमर्स की फेवर में काम करते हैं। अगला है टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करते हैं जब भी रिक्वायर्ड हो किसी भी लैब में जाके, ताकि किसी अगर कंज्यूमर को चाहिए वो कोर्ट में या कहीं पे भी किसी को भी असेस करना हो प्रोडक्ट की टेस्टिंग में। अगला है कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं कि भाई तेरे साथ अगर कोई गलत हुआ है तो तू जाके केस कर, तू एक्शन ले, तू प्रोटेस्ट कर, तू कुछ कर, तू चुपचाप मत बैठ, तू डर मत, वो कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं। अलॉन्ग विद दैट उसको लीगल असिस्टेंस देते हैं कि कैसे क्या होगा, लॉ के तो कोई जानकारी नहीं है, हम बताएंगे, टेंशन वाले फ्री में बताएंगे, एनजीओ का काम होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट वो कंप्लेंट्स भी फाइल कर देते हैं कंज्यूमर्स के बिहाफ पे, एंड अलॉन्ग विद दैट वो जनरल पब्लिक के फेवर में, जनरल पब्लिक के बिहाफ पे भी बहुत से काम कर देते हैं, किसी स्पेसिफिक कंज्यूमर के लिए नहीं। लेकिन अगर एक एनजीओ को लगेगा कि ये कंपनी इन जनरल लोगों का नुकसान कर रही है तो एनजीओ कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट कंपनी जहां किसी कंज्यूमर का कोई एक्सपीरियंस लिंक नहीं हो, एनजीओ केस फाइल कर सकता है। एनजीओ के 7 फंक्शन है, सातों याद कर लो बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मजा आ जाएगा एंड ये जरूरी भी है, ठीक है। मूविंग बैक टू ग्रीन स्क्रीन। हाँ जी भाई, सब समझ लिया, राइट्स हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, रिलीफ्स हो गई, एनजीओ की बात कर ली, मतलब मजा तो आ गया, हमने समझ लिया, बहुत सिंपल और बहुत सरल सी ही चीज थी, ठीक है, गुड है, कूल है जी। अब इसके बाद बात आती है कि रेड्रेसल मशीनरी क्या है। रेड्रेसल मशीनरी के ऊपर तुम्हारा अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है एंड तुमसे पूछ क्या सकता है वो बताता हूं, सुनो। एक ट्रायंगल समझो, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट फॉरम, उसके ऊपर स्टेट कमीशन, उसके ऊपर नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है। अगर तुम जो कंपेंसेशन मांगना चाह रहे हो वो लेस देन 1 CR है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाओ। जो तुम कंपेंसेशन मांग रहे हो अगर वो 50 1 to 10 CR स्टेट कमीशन में जाओगे, और जो तुम कंपेंसेशन मांग रहे हो above 10 CR के ऊपर का है तो तुम नेशनल कमीशन में जाओ। अब 10 CR कंपेंसेशन डज नॉट ओनली मीन 10 CR प्रोडक्ट, एक बात को बढ़ाने की बात है। मान लो मैंने डोमिनोज का पिज्जा खाया, मैंने रेडबुल ही पिया, आप रेडबुल पे टेकते हैं, मैंने रेडबुल पिया और मैं बीमार हो गया,
तो मैं ये थोड़ी कहूँगा मेरी 100 रुपए की रेड बुल थी, मुझे 100 रुपए का क्लेम दो। मैं कहूँगा 100 रुपए की मेरी रेड बुल, मैं बीमार हुआ, मेरा लाख रुपए का आ गया बिल, मेरा जो मेंटल टॉर्चर हुआ, मुझे बीमार होना पड़ा, उसकी कोई वैल्यू थोड़ी होती है। मैं इन्फ्लेट कर दूंगा कि मेरे को 10 लाख रुपए उसके चाहिए। मैं 4 दिन तक अपने काम पे नहीं जा पाया, मेरी सैलरी कटी, मेरे को उसके पैसे चाहिए। मेरे पीछे मेरे घर का एक और बंदा हॉस्पिटल में मेरे साथ था मेरी केयर करने के लिए, मुझे उसके भी पैसे चाहिए। ठीक है, करते करते चीजें जोड़ जोड़ के मैं क्लेम मांगू बहुत मोटा छोटे से प्रोडक्ट का, लेकिन बात वही है कि आई नीड टू जस्टिफाई दैट कि हाँ ये सब कुछ रेड बुल की वजह से हुआ है, एंड जो मैं नंबर्स दे रहा हूँ किस सेंस से, किस बेस से आ रहा है, मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट्स है वो कुछ इस तरह से गवर्नमेंट ने कोपरा 2019 में डिफाइन किया। अब अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट में केस लड़ा एंड मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो विद इन 3 मंथ्स, विद इन 90 डेज मैं अपने से ऊपर वाले कोर्ट में जा सकता हूं। ठीक है भैया, समझ गए, कूल है। मैं डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जा सकता हूं। अगर मैं स्टेट से भी सेटिस्फाइड हूं तो विद इन 90 डेज मैं स्टेट से नेशनल में जा सकता हूं। अगर मैं नेशनल से भी सेटिस्फाइड हूं तो मुझे घर बैठना पड़ेगा। 3 कोर्ट ने कह दिया कि तू गलत है, तू गलत है, मान जा, समझ जा। ठीक है, अगर मेरा केस ही डायरेक्ट गया स्टेट कोर्ट में एंड मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं विद इन 90 डेज नेशनल में जा सकता हूं। ठीक है, इट इज अलाउड। अगर मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूं तो उससे आगे कहीं जा सकता। लेकिन अगर मेरा केस ही 2 करोड़ से ऊपर का था, इतना बड़ा इतना इंपॉर्टेंट केस था, और नेशनल कोर्ट ने मेरी फेवर में केस नहीं सुनाया, तो मैं कहां जाऊंगा? तो मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। देश का जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट है जहां बाकी सारे केसेस लड़े जाते हैं, मैं वहां लेके जाऊंगा उसको, मैं अपना केस लड़ूंगा और वहां सब कुछ होगा कि पिछले कोर्ट में था, ये दलीलें थी दोनों साइड से, एंड ऐसे से हुआ, एंड अब आपके ऊपर है डिसीजन। ठीक है, अब जो कोर्ट्स होते हैं उनको एक लिमिट दी जाती है कि यू नीड टू वाइंड दिस केस अप विद इन 3 मंथ्स। जनरली केस कितने कितने साल चलते रहते हैं, लेकिन एक कंज्यूमर कोर्ट में जब केस आया तो 3 महीने से ऊपर नहीं चलेगा। 3 महीने के अंदर जज के ऊपर वो कंपल्शन है कि वो डिसीजन सुना दे, एंड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो 3 महीने आर एक्सटेंडेड टू 5 महीने। ठीक है, समझ गए, वेरी कूल, वेरी बेसिक। अब भैया बात क्या है कि ये हमने समझ लिया, ठीक है, ये सब कुछ हो गया, ओके, नॉर्मल है। एक छोटी सी चीज समझना कि इनके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो तुम्हें केस स्टडी में 1 मार्कर में फंसा सकती है। एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर एक प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद दैट 2 और बंदे चाहिए, जिसमें से एक वुमेन होनी जरूरी है। इन 3 में से एक वुमेन होनी जरूरी है। एक स्टेट फॉर्म के अंदर, एक स्टेट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद दैट मिनिमम 2 और बंदे चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में तो 3 ही होंगे, एक प्रेसिडेंट और 2 और मिनिमम बंदे चाहिए, जिसमें से एक वुमेन होगी, और उसके बाद 3 का तुम जितने मर्जी करो। एक नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट और 4 और बंदे चाहिए, जिसके अंदर से एक वुमेन होना जरूरी है। इन 5 में से एक वुमेन और उसके अलावा जितने मर्जी हो। ये बेसिक चीज है जो तुम्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि ये वाला कौन सा कोर्ट है। 1 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, एंड ये पूछ के तुम्हें पूरा डायग्राम बना के एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है, अलॉन्ग विद द लिमिट्स, अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कोर्ट, मतलब वो कंप्राइज कैसे हुआ है, उसमें बंदे क्या क्या है, उसके अंदर क्या कैसे सीन है, मतलब बताया भी मैंने। ठीक है, समझ गए, कूल है। हाँ, तो केस कहां से कहां जा सकता है ये समझ के, लिमिट्स क्या है ये समझ के, एंड नेशनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाला जो केस एंटर हुआ है, यानी कि लेस देन 2 करोड़ का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। बेसिक सी बात है, समझ चुके, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब ये सब कुछ तो हमने समझ लिया, सारी कहानी गाली। कंज्यूमर कौन होता है? एक कंज्यूमर की हमारे कोपरा 2019 में कुछ डेफिनेशन है। लेट्स गेट टू द बोर्ड एंड सी कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है, हु इज अ कंज्यूमर एंड हु कैन फाइल केस। तू है कौन? तू है कौन जो केस करेगा? तू कंज्यूमर क्वालिफाई होता है या नहीं होता? लेट्स गेट टू आवर बोर्ड्स एंड सी कंज्यूमर क्या होता है। और इसी के साथ हमारे इस सीरीज की बोर्ड बूस्टर की ग्रीन स्क्रीन वाले चैप्टर की, ग्रीन स्क्रीन वाले पोर्शन की जर्नी खत्म। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे एंड ये चैप्टर एंड करते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सा चैप्टर। लेट्स गो, लेट्स हैव अ लुक एट 3 टायर जुडिशियल मशीनरी की जब केस करते हैं, केस करने की बात इतनी सारी करें तो केस होता कैसे, मतलब कोर्ट का सिस्टम क्या रहता है वहां, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो सारी राम कथा गाने के बाद अंत में आते हैं इस सवाल पे कि कंज्यूमर होता कौन है। देखो, एनीवन हु बायज अ गुड और अ सर्विस इन कंसिडरेशन टू समथिंग, कंसिडरेशन मतलब कुछ दे के उसने परचेज किया, कंप्लीटली पेड या तो उसके पूरे पैसे दे दिए, या फिर पार्टली पेड या आधे पैसे दिए, या अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, उसने ईएमआई कराया, उसने लोन लिया, उसने कहा मैं 10 साल बदूंगा, कुछ भी, जहां पे वो पेमेंट वाली चीज पूरी हो गई है, चाहे हुई है नहीं हुई, कंसिडरेशन की बात आ गई है। Anyone who buys a good or service in consideration to something completely paid, partly paid, or under any system of deferred payments is called a buyer. ठीक है, वो बंदा हो गया बायर। अब एक तो बायर कंज्यूमर है, और वो इंसान जो बायर के कंसेंट से गुड को यूज कर रहा है वो कंज्यूमर है। Anyone who uses the good with the consent of buyer and the buyer himself are consumers. ठीक है, समझ के कंज्यूमर कौन है? या तो जिसने खरीदा है, या फिर वो बंदा जिसने खरीदने वाले की मर्जी से, उसके कंसेंट से वो गुड को यूज किया, वो दोनों कंज्यूमर है। एंड ये लोग केस फाइल कर सकते हैं। बट इसके अलावा और कौन केस फाइल कर सकता है? केस फाइल कर सकते हैं ये 5 लोग। एक तो कंज्यूमर खुद, एक एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, जैसे मैंने एनजीओस की बात करी, जो रजिस्टर्ड है वो केस कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं अगेंस्ट एनी कंपनी।
ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जिनके सेम इंटरेस्ट है, तो वो ग्रुप मिलके एक केस कर सकता है अकेले बनने की बजाय। एंड लीगल हायर ऑफ अ डिकीज्ड कंज्यूमर, डिकीज्ड मतलब डिकीज्ड होता है, डिसीज्ड होता है, जो मर गया यार, मतलब प्रोनाउंसिएशन में चेक कर लूंगा इस वीडियो के बाद, कोई बात नहीं, हो जाती है। जो कंज्यूमर मर गया है उसका जो लीगल हायर है वो भी केस कर सकते हैं। तो ये 5 पार्टीज केस कर सकती हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंज्यूमर। एंड इसी के साथ हमारा बिजनेस स्टडीज होता है समाप्त। कहानियों में कब हमने बिजनेस स्टडीज पूरा निपटा दिया पता भी नहीं लगा, मुझे भी नहीं है, तुम्हें भी नहीं है। एंड आई एम वेरी श्योर था कि तुम्हें मजा आया। तो अब जब मजा आया, एक बार एडुकैप्टन ऐप पे जाके फ्लैगशिप कोर्स जरूर चेक करना, तुम्हें मजा आएगा और ज्यादा, और डिटेल और इन डेप्थ, और सीयूईटी को भी बोर्ड की तरह बहुत मजे से करेंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अभी जो दिन बचे चैनल करो सब्सक्राइब, क्योंकि और मजेदार कंटेंट लोड हो रहा है, और बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स लोड हो रही है। तुम्हें बोर्ड में भी अच्छे से, वो बोर्ड बूस्टर जब बोला है हमने बोर्ड बूस्टर, तो बोर्ड बूस्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो, चैनल से जुड़े रहो, शेयर करो वीडियो को, जितना हो सके शेयर करो, प्लेलिस्ट को जितना हो सके। अगर कोई ऐसा जिसने कुछ भी नहीं किया ना विद इन दीज लास्ट डेज, अगर ये प्लेलिस्ट अच्छे से देख लेता है तो कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाएंगे, केस स्टडीज आइडेंटिफाई हो जाएंगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस और तुम वंडर्स कर सकते हो। मजाक नहीं कर रहा, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। खुद पे भरोसा रखो, अच्छे से कंटेंट देखो, समझो, पढ़ो, बहुत कुछ होने वाला है। चैनल सब्सक्राइब कर देना, कोई भी फीडबैक हो ड्रॉप कर देना। थैंक यू सो मच।